आ जाओ बच्चों, 12th क्लास के जो 10 सैंपल पेपर की रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है। आज 11 सैंपल पेपर जो हमारे पास है, आज की रिकॉर्ड में 11 सैंपल पेपर के सिर्फ फर्स्ट 25 क्वेश्चन की डिस्कशन हो रही है और सारे क्वेश्चंस की प्लीज देखते रहिए। वन बाय वन हमारे पास क्वेश्चंस के हैं बेटा। तो एमसीक्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आयो बच्चों, तो वेरी फर्स्ट आपके पास जो हमारे पास आ रहा है, नोटिस कीजिए इसमें क्या कहा गया। गिवन सेट ए, एक सेट आपको दिया गया जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1 to 3 और एक रिलेशन डिस्क्राइब करके दिया गया 2,2, 1,2 एंड 2,1। बेटा रिलेशन में आपको गिवन है 2,2 एंड 1,2 एंड 2,1। एंड प्लीज ध्यान से देखिए, इसके साथ जो सेट ए आपको दिया गया है वो सेट आपके पास है सेट कंटेनिंग 1, 2 और 3। रिलेशन ऑन दिस सेट का आ गया बच्चों, ठीक है जी। इस रिलेशन में ये 3 पेयर दे दिए गए, कह रहे रिफ्लेक्सिव होगा अगर आप 1,1 ऐड कर देंगे। बेटा का इसमें मैंने 1,1 ऐड कर दिया, क्या रिफ्लेक्सिव होगा? सर यस। अगर सिमेट्रिक होगा हम 2,3 ऐड कर देंगे। अगर 2,3 ऐड कर दे तो सिमेट्रिक तो नहीं होगा क्योंकि उसके लिए 3,2 होना चाहिए। ट्रांजिटिव होना चाहिए इफ 1,1 इज एडेड। देखो बेटा 3 एलिमेंट हमारे पास है 1,2,3। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट होने जरूरी हैं रिलेशन के अंदर? आपको पता है रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए सेट के ये जो 3 एलिमेंट है इन तीनों के पेयर इन्हीं के साथ रिलेशन में होंगे। यानी 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी और 3,3 भी होना चाहिए। अगर मैं इसमें सिर्फ 1,1 ऐड करता हूं, 2,2 पहले से एडेड है तो 3,3 तो फिर भी मिसिंग रहेगा, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो हो गया रॉन्ग आपका, इसको तो हम नहीं ले सकते। अगला सिमेट्रिक होगा अगर हम 2,3 ऐड कर दें। बेटा अगर इसमें 2,3 ऐड कर दिया जाए तो फिर 3,2 भी प्रेजेंट होना जरूरी है, बट 3,2 तो इसमें नहीं है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास हो गया रॉन्ग, ये भी नहीं चलेगा भी। अगला केस आ जाइए, ट्रांजिटिव होगा अगर 1,1 ऐड कर दें। चलो चेक करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए 1,1 आपने ऐड किया तो ट्रांजिटिव होगा। सर ट्रांजिटिव की डेफिनेशन ये थी कि अगर x, y रिलेशन में है, y, z रिलेशन में है, देन आपको क्या नोटिस करना है कि x का पेयर z के साथ, x, z ये भी रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि x भी z के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप इसको x, y एज्यूम कर लें, इसको y, z एज्यूम कर लें तो x, z बनता है 1,1। सर यस ये होगा। और अगर मैं x, y इसको एज्यूम कर लूं तो ये y, z बन जाएगा, तब भी आपके पास x, z जो वो 2,2 बनेगा। सर यस दिस इज आल्सो ओके। और अगर मैं इसको x, y मान लूं, इसको y, z मान ले तो x, z आपके पास बन जाएगा बेटा हमारे पास, दैट इज 2,1 अगेन। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है बेटा सी, ट्रांजिटिव होगा अगर आप 1,1 ऐड कर लेंगे तो। चलो लास्ट भी चेक कर लो, सिमेट्रिक होगा अगर हम 3,2 ऐड करें। भाई 3,2 अगर इसमें ऐड करते तो 2,3 भी प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा बेटा? दिस वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। आ जाओ अगला क्वेश्चन बेटा। सेकंड, ए एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, बी एक मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कहा गया कि बी और ए को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसे डिनोट कर दिया गया BIJ से। देन B21 और B31 क्या होगा? यानी B21 और B31 का सम आपने कैलकुलेट करना है और B इंटू ए आपको करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों आओ B इंटू ए हम कर लेते हैं पहले। और बेटा B इंटू ए आपने जब किया तो बेटा ये आ गया 1, 2, 3, 1, 4 एंड 0, ये बी मैट्रिक्स। दिस इज 0, 1, 3 एंड 5, 1 एंड 2। तो बी इंटू ए के लिए बेटा यहां से रो और यहां से कॉलम से मल्टीप्लाई किया आपने, तो दिस इंटू दिस किया आपने,
इसे मल्टीप्लाई बेटा इससे किया तो ये आ गया 0 प्लस दिस, तो बच्चों दिस, इसे मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 प्लस 2, इसे मल्टीप्लाई आपने इससे किया तो बेटा कितना आ गया ये, दिस इज 3 प्लस 4। नाउ सेकेंड रो को मल्टीप्लाई किया 1 बाय 1 तीनों से, तो ये आ गया बेटा 0 प्लस 5, 3 प्लस 5, सॉरी 3 प्लस 1, राइट। और नेक्स्ट आपने इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो ये आ गया बेटा 9 प्लस 2। अब थर्ड रो को मल्टीप्लाई किया दिस एंड दिस, अब चेक कीजिए बेटा क्या निकालना था, B21 प्लस B31, B21 प्लस B31, तो B21 के लिए बेटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट ये आ गया, B31 के लिए ये एलिमेंट आ गया, तो 5 प्लस में 0, द आंसर इज 5, राइट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बेटा, चलो आओ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या चल रहा हमारे पास। अब ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कह रहा है ए मैट्रिक्स आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी है जिसमें एक लैम्डा मिसिंग है, लैम्डा की वैल्यू मिसिंग चल रही है। अब ए इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, मतलब लैम्डा से रिलेटेड आपके पास ऑप्शन दे दी गई है। बेटा ए इनवर्स सारे बच्चों को पता है कि ए इनवर्स हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, कब पॉसिबल नहीं होगा, व्हेन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाए तो कह रहा है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए बताओ लैम्डा क्या होगा। तो बेटा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जब डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो चलो डिटर्मिनेंट को रखो 0, ए का डिटर्मिनेंट शुड बी 0, means 2 lambda minus 3 0 2 and 5 1 1 और 3, इसका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए बच्चों। अब एक्सपेंड कर दो, मान लो मैं फर्स्ट कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करता हूं, तो बेटा 2 के मल्टीपल में क्या आएगा, दिस एलिमिनेट, ये आ गया बेटा आपके पास 2 5 1 और 3, अगला एलिमेंट 0 है। नेक्स्ट 1 के मल्टीपल में क्या आ जाएगा बच्चों, दिस रिमूव, लैम्डा माइनस 3 2 and 5, तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपके पास 6 minus 5, 5 लैम्डा प्लस 6, तो बेटा ये आ गया आपके पास 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू आ गई -8/5, लैम्डा आ गया -8/5, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, बी ऑप्शन इज करेक्ट। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 था आपको दिया गया, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन आपने कैलकुलेट करना है, तो इसका डोमेन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो डोमेन वैसे बताओ, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, अगर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स दिया गया है तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो होता है -1 to 1, यानी कि x की वैल्यू दैट लाइज बिटवीन -1 and 1 क्लोज इंटरवल। अब इसी कंसेप्ट को, इसी को यूज करके इसका डोमेन निकालना है। कौन सी x की वैल्यूज ऐसी हैं, कौन सी x की वैल्यूज ऐसी हैं जो इसमें हमारे पास पॉसिबल हैं, उसके लिए बड़ा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 से 1 के बिटवीन होना चाहिए। यहां से x कैलकुलेट कर लेना आपने। अब तो बड़ा 1 लेस किया सब में से, सब्ट्रैक्ट 1, इसमें 1 लेस किया, इसमें बड़ा 1 लेस किया, तो नाउ एक्स स्क्वायर की वैल्यू -2 से 0 के बिटवीन। अगर हम -1 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी, -1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज। तो बेटा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 के बिटवीन लाई कर रही है,
राइट। अब स्क्वायर रूट लेते हो, ध्यान रखना है आपने, पॉजिटिव स्क्वायर रूट में इनइक्वालिटी रहती है प्यारे बच्चों, सेम। अच्छा एक बात हूं, इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर है बेटा 2 से लेस देन, मीन्स एक्स स्क्वायर है √2 के स्क्वायर से लेस देन, राइट। मेरा मैसेज ये है कि हम पहले भी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं डोमेन और रेंज के कंसेप्ट में। बहुत ज्यादा ये इनइक्वालिटी में यूज होता है कि अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से लेस देन हो तो एक्स की वैल्यू -a से a के बिटवीन होती है। ध्यान से देख लो बच्चों, एक्स स्क्वायर अगर ए स्क्वायर से लेस देन हो तो एक्स की वैल्यू -a से a के बिटवीन होती है। गलती से भी ये स्टेप मत ले लेना कि अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से लेस देन है तो एक्स जो है लेस देन प्लस माइनस √a होता है, ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। सो अगर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से लेस देन है तो यहां पर हमारा एक्स का आंसर क्या आएगा, एक्स का आंसर आएगा बेटा -2 से लेके -√2 से लेके √2 तक। दिस इज योर आंसर, ध्यान से देख लो, ये आपका आंसर है बेटा, -√2 से लेके √2 तक क्लोज इंटरवल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, कुछ इस वैरायटी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आना ही है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन या रेंज से रिलेटेड कोई ये क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलेगा। और दूसरा मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि इस साल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई क्वेश्चन केस स्टडी का बना के भी दे सकता है, जिसमें आपको हमारे पास कोई ग्राफ दे दिए गए और आपको नोटिस करना है कि वो किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स का है, कॉस इनवर्स का, टाइम इनवर्स का। उसी में कोई ऑप्शन दे देगा इसको अटैच करके कि डोमेन और रेंज बना लो। मतलब आपको एक ग्राफ दिया गया, उस ग्राफ को नोटिस करना है कि वो 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से किसका ग्राफ है, उसके बेस पे आगे डोमेन और रेंज निकालने के लिए कह सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, the value of k which makes the function this continuous। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन है x इंटू साइन 1/x। अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन है ये, और अगर x 0 के इक्वल है तो फंक्शन है ये। आपको k की वैल्यू निकालनी है। क्लियर मैसेज दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है बेटा, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, function is continuous at x is equal to 0, therefore limit x approaches 0 fx that should be equal to function की वैल्यू exactly 0 पे। कभी भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो आपको पता है ये कंडीशन होती है, अगर दोनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आओ चलो कंटिन्यू करें इसको। यहां x 0 के नियर है, 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल ना हो तो फंक्शन आपके पास है बताइए x साइन ऑफ 1/x, और फंक्शन की वैल्यू 0 पे वो बेटा है k के इक्वल। अब पहले वो मिस्टेक बताऊंगा जो बच्चे इसमें कर जाते हैं, पहले वो मिस्टेक बताऊंगा फिर उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होना चाहिए ये बताऊंगा आपको। कई बार बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं इसमें, उसको लिखते हैं बेटा, इसी फंक्शन को चेंज करके वो ऐसे लिख देते हैं साइन ऑफ 1/x, अपॉन में इसको लिख देते हैं 1/x, और कहते हैं सर साइन थीटा बाय थीटा ये होगा सर 1 के इक्वल, और आंसर लिख दें k का 1। ये गलत है, ये गलत है, पहले बता रहा हूं ध्यान से सुन लो, क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस 0, साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है बिल्कुल ठीक, लेकिन थीटा अप्रोचेस 0 होना चाहिए। बट बेटा यहाँ पे ये है साइन थीटा बाय थीटा, ये अप्रोच 0 तो नहीं है। अगर x 0 के नियरेस्ट है, अगर x 0 के नियरेस्ट है तो 1/x अप्रोचेस क्या होगा, तो ये तो हम बता ही नहीं सकते कि 1/x किसको अप्रोच कर रहा है, वेरी वेरी लार्ज कहां तक जा रहा है पता ही नहीं, बट अप्रोच 0 तो नहीं है ना ये। तो मेरा मैसेज है कि ये स्टेप आपने नहीं लेना, ये स्टेप नहीं लेंगे आप, ये साइन थीटा बाय थीटा 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना इस चीज का यहाँ पे। तो सर करना क्या फिर, तो आओ बच्चों देख लो करना क्या है, वो तरीका बता रहा हूं आपको। हमने करना ये है, लिमिट x अप्रोच 0, ये आ गया x, इनटू में लिमिट
x अप्रोच 0, ये बड़ा साइन ऑफ 1/x। अब एक चीज नोटिस करना, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये साइन थीटा की है, एंड साइन थीटा की वैल्यू आप एंगल जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बिटवीन होती है। कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बिटवीन ही वेरी करेगी। अब वो एग्जैक्ट कौन सी वैल्यू होगी, डिपेंड्स ऑन द एंगल की एंगल हमारे पास क्या है, बट नॉट डिफाइंड नहीं होगी, लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो ये साइन थीटा की वैल्यू एंगल जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, जितना मर्जी डिक्रीज कर लो, ये -1 से 1 के बिटवीन वेरी करेगी। और x अप्रोचेस है 0, तो ये वैल्यू तो वेरी वेरी स्मॉल होगी, वेरी वेरी स्मॉल, अप्रोक्सीमेटली नियर टू 0। और उसके मल्टीपल में कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू जो -1 से 1 के बिटवीन होगी, रिजल्ट विल बी 0। तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कुछ ऐसे, दिस इज 0 इनटू में एन ऑस्किलेटिंग वैल्यू lying between -1 and 1, एक ऐसी वैल्यू जो -1 से 1 के बिटवीन वेरी कर रही है, अप्रोचेस 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी 0। तो के का आंसर आ जाएगा हमारे पास 0, के का आंसर आ जाएगा बच्चों 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ध्यान रखना। Now the next question, the maximum value of sin x into cos x, ये एक फंक्शन दिया गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो यार कहीं का लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं, तो डेरिवेटिव नहीं लेना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के स्टेप्स नहीं लेने। ये बेसिकली क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव का, बिना डेरिवेटिव यूज के इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि sin 2 थीटा बन जाए। प्यारे बच्चों 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये sin 2 थीटा बन जाए, राइट। तो यही फंक्शन चेंज होके ये आ गया। आपको पता है एंगल जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी कम कर लो, साइन की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन होगी। फॉर एवरी x विच इज ए रियल नंबर, साइन ऑफ 2x की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन वेरी करेगी। अब साइन थीटा अगर -1 से 1 के बिटवीन वेरी करेगा, साइन के मल्टीपल में बेटा हाफ है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, हाफ से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आ गया। प्यारे बच्चों ये रिजल्ट आ गया। अब ये वैल्यू नोटिस करो जरा, ये वैल्यू हमारे पास है y की, तो y हमारे पास जो है -1/2 से लेके 1/2 के बिटवीन वेरी कर रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, सर हाफ। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, सर -हाफ। क्या निकालना था आपको, सर मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, 1/2। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, कहा गया इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल है देन द वैल्यू ऑफ n, इसमें n मिसिंग है, n बताने क्या होगा। चलो बच्चों देखो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड की पावर 2n + 1 इंटू में 10x dx दैट इज इक्वल टू सीकेंड रेज टू पावर 5/5 + c। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सीकेंड रेज टू पावर 2n इंटू में सीकेंड, बेटा इसमें से कर ली 1 डिग्री अलग, यहां अलग कर लिया इसको, ठीक है। सर क्यों किया इसे, बेटा एक बात बताइए, अब अगर हम सीकेंड को मान लेते हैं यहां पे t, तो उसका डेरिवेटिव ये दिया हुआ, मींस सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। अगर सीकेंड x को t मान लें तो ये आ गया डेरिवेटिव, तो हमने यही स्टेप यहां पे लिया, t सब्स्टिट्यूट किया सीकेंड x को, डेरिवेटिव आ गया बेटा सीकेंड x 10x। तो प्यारे बच्चों ये आ गया t की पावर 2n
दिस इज टी रेज टू पावर 5। बताओ बेटा इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज टी की पावर 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 टी की पावर 5 बाय 5 सेम एयर प्लस सी। तो 2n प्लस 1 को इससे कंपेयर कर लें, 2n प्लस 1 होगा बेटा 5, तो प्यारे बच्चों n आ गया यहां पे 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। कुछ इस तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन में आने का चांस है कि लेफ्ट में राइट में एक इंटीग्रल का रिजल्ट दे दिया गया और इसमें से कुछ वैल्यू मिसिंग कर दिया, यहां पे मिसिंग कर दिया, तो इंटीग्रेट करो लेफ्ट साइड को, कंपेयर करो एंड कॉमन वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू निकाल लो। आओ जी अगला एमसीक्यू क्वेश्चन वेक्टर का। इफ ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू दिस देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्रॉस प्रोडक्ट दे दिया गया, एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें ए बी क्रॉस ए सी आपको दे दिया गया। तो प्यारे बच्चों लो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। लो जी ये आपका ट्राइंगल आ गया। अब ये आपके पास है मान लो ए, ये है बी, ये है सी। ए बी क्रॉस ए सी दे दिया आपको। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना बच्चों, ये एरिया। तो यार ए बी क्रॉस ए सी अगर आपके पास ये दिया गया है 2i माइनस 4j प्लस 4k कैप, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। ये तो सबको ही पता है, क्रॉस प्रोडक्ट में यही पढ़ा था कि ट्राइंगल की दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए और उसके मैग्नीट्यूड का जो हाफ होता है वो ट्राइंगल का एरिया होता है। तो बेटा ए बी क्रॉस ए सी ये है, तो अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। बेटा ये आ गया हाफ ऑफ 4 प्लस 16 मीन्स हाफ ऑफ 6 यानी 3 स्क्वायर यूनिट। लो प्यारे बच्चों 3 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए इज करेक्ट आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला एमसीक्यू डिफरेंशियल इक्वेशन का आ गया। साइन ऑफ dy बाई डी एक्स अगर 1 है देन व्हाट विल बी इट्स रिजल्ट, देन y क्या होगा। यार एक बताओ साइन ऑफ dy बाई डी एक्स अगर 1 के इक्वल है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, अरे सर ये तो पाई बाय 2 होता है। और वेरिएबल सेपरेट करें तो dy इज इक्वल टू सर पाई बाय 2 एंड dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। प्यारे बच्चों आपने दोनों साइड इंटीग्रेट किया, ये आ गया y इज इक्वल टू पाई बाय 2x प्लस सी। कौन सा ऑप्शन आ गया, लो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, y आपको दिया गया log ऑफ 5 टू द बेस x देन dy बाई dx। यार डेरिवेटिव लेने के लिए तो आपको पता है यहां तो बेस x दे दिया, हमने तो डेरिवेटिव में स्टडी किया है किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव तभी निकाल पाएंगे जब बेस e होगा, और जब यहां पर बेस e ना हो तो आपको बताया गया है आपने बेस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगानी होती है, log ऑफ a टू द बेस b। सर ये होता है log a अपॉन log b। उसी तरह से इसको अगर हम यूज करें तो y इज इक्वल टू ये आ गया बेटा log 5 अपॉन में log x। अब इनका बेस सेम है, आप क्या लेना चाहेंगे, e की जरूरत है तो e लीजिए। अब log 5 को लिया बेटा मैंने बाहर, ये तो आ गया कांस्टेंट इनटू में 1 अपॉन log x, कांस्टेंट है मल्टीपल में। चलो डेरिवेटिव लीजिए, अब dy बाई dx क्या होगा, मल्टीपल में कांस्टेंट हो तो सेम रहता है बेटा,
1/x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, -1/x², इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दैट जो x के प्लेस पर है, मतलब log x का डेरिवेटिव एज पर चेन रूल, तो -log5 अपॉन log x का होल स्क्वायर, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में आ गया 1/x। तो नोटिस कीजिए बेटा कौन सा आंसर करेक्ट है सर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका आंसर है, ध्यान से देख लो, राइट। तो यार आप लोग ना एमसीक्यू पे आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और साथ ही साथ केस स्टडी पे। बाकी क्वेश्चन तो सब्जेक्टिवली लगभग एनसीईआरटी वाले सेम आएंगे, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और केस स्टडी पे वर्किंग करो। बाकी तो सब पे कुछ करने टेंशन की जरूरत नहीं है, सब एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। और बेटा द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, आपको पता है लाइन की इक्वेशन एक इस फॉर्म में होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी, ये होती है लाइन की इक्वेशन। मैं इसको ये भी आमतौर पे हम यूज कर लेते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। इसमें डी आर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो है ए रेशियो बी रेशियो सी। बच्चे से पूछा या डायरेक्शन रेशियो होता क्या, भूल जाता है। चलो आपको रिमाइंडर देते हैं। जब एक लाइन का एंगल तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एक लाइन एंगल अल्फा बीटा गामा बनाती है, तो अल्फा बीटा गामा को कहते हैं डायरेक्शन एंगल। उन तीनों की एंगल्स की कोसाइंस की जो वैल्यूज होती हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और इन कॉस की जो वैल्यूज आती हैं उसकी रेशियो को कहते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो, यानी कि रेशियो ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। ओके, अब ये ए बी सी हमारे पास होते हैं लाइन के डियर्स, लेकिन ध्यान रहे लाइन की क्वेश्चन इस फॉर्म में होनी जरूरी है। एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 1 होना चाहिए। आओ बच्चों इसको चेक करें। ये दिया गया एक x इज इक्वल टू 5 कॉमा y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 माइनस जेड अपॉन 1। सर ये दोनों तो लगभग सिमिलर लग रहे हैं ऐसे, बट ये नहीं दिया वो इसके इक्वल। क्या मिस्टेक है कि यहाँ कोमा लगा दिया? नहीं, दिस इज करेक्ट, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। हाँ, इसको हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, नेगेटिव कॉमन लिया, इसमें से बच्चों नेगेटिव कॉमन लिया आपने, तो ये आ गया आपका z माइनस 2 अपॉन में -1। तो बेटा ये दोनों तो कंपेयर किए जा सकते हैं, लेकिन यार ये क्वांटिटी का हम क्या करें? तो आओ इस पे वर्किंग करते हैं हम। ये जो क्वांटिटी आपको दी गई है, इस क्वांटिटी पे वर्किंग कैसे करनी है? अब सर मैंने 5 को लिया लेफ्ट में, यहां आ गया 0, फिर लिख सकता हूं x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लैम्डा, अगेन x माइनस 5 अपॉन 0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो प्यारे बच्चों ये एक्सप्रेशन वो आ गया जो हमें यहां चाहिए था। तो ये एक्सप्रेशन अब इसके इक्वल है x माइनस 5 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। सर 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और x वापिस यही आएगा। ये 0 क्या बता रहा है? ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की जो रेशियो है, यानी डायरेक्शन रेशियो क्या आ गए इसके? सर वो आ गए 0:4:-1, ये है डीआर्स। 0:4:-1, ये है डीआर्स, ठीक है। अब ये 0 का मतलब क्या है? यार अल्फा बीटा गामा में से अगर अल्फा एंगल जो विद एक्स एक्सिस बनेगा लाइन का वो 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 आएगी cos अल्फा की वैल्यू और वो 0 होगी, ये वो है। इसका मतलब ये जो लाइन आपको दी गई है, दिस इज अ लाइन जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो ये एक ऐसी लाइन है जो विद एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है विद ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान रखना।
प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट। अगला क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल्स का। अरे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के मिलते हैं सर। कौन सी प्रॉपर्टी? अरे बच्चों वही प्रॉपर्टी 0 to a fx dx इज इक्वल टू, सर ये होता है 0 to a f of a माइनस एक्स। जब भी x होता है तो उसको हम अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, आपको पता ही है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन डेफिनेट के इसी के हैं, और लोअर लिमिट यहां पे दी है 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, इंटीग्रल आपको दिया गया 0 to π/2 fx ओवर fx प्लस में f ऑफ π/2 माइनस एक्स। आपने x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स से। जब x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स से तो आ गया π/2 माइनस एक्स। x को रिप्लेस किया इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, यहां पर x को रिप्लेस किया अपर लिमिट माइनस एक्स। सर यहां भी किया तो ये आ जाएगा fx। ये फर्स्ट इंटीग्रल, ये सेकंड। देखो दोनों का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं इन दोनों को अब ऐड कर दूं तो फर्स्ट प्लस सेकंड क्या होगा? तो बेटा ये i प्लस में i बन जाएगा 2i। बेटा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर आ गया fx प्लस f ऑफ fx ओवर f ऑफ π/2 माइनस एक्स। दोनों कैंसिल आउट, तो 0 से लेके 90 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? आपको तो 2i आगे बढ़ा किसके इक्वल? π/2। तो i कितना आ जाएगा? π/4। आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन वेक्टर का आ जाओ। अब इसमें क्या आ गया? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, बी का 4 यूनिट है, और ए परपेंडिकुलर है बी पे। वेक्टर ए बी पे परपेंडिकुलर है। अगर ए बी पे परपेंडिकुलर है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। अब ये कैलकुलेट करना बच्चों। यार वेक्टर ए परपेंडिकुलर है बी पे, इसका मतलब ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 है। अब आपने कैलकुलेट करना है ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये निकालना है। ठीक है, आप सबको पता है कि आर डॉट आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर होता है आर डॉट आर। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसमें मिलते हैं, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के। अगर आर को मैं रिप्लेस कर देता हूं इससे तो क्या आएगा रिजल्ट? दिस इज ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ये ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए आ गया ए का स्क्वायर, दिस एंड दिस 2a डॉट बी, दिस एंड दिस। अब a का स्क्वायर मतलब दैट इज 3 का स्क्वायर, 2a डॉट बी। a डॉट बी तो सर 0 है क्योंकि a और b परपेंडिकुलर थे। सर ये आ गया 25। अगर a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 25 है तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां से बेटा a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया आपका 5 यूनिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ दिस अगला क्वेश्चन, दिस इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज दिस। एक्सपोनेंशियल बेसिक फंक्शन आपको दे देगा रैशनल फॉर्म में, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग नन ऑफ दिस। तो बच्चों ध्यान से देखें, फंक्शन आपके पास है
इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के साइन पे डिपेंड करेगा, राइट? कि डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। आओ चेक करें, डेरिवेटिव लिया बेटा क्वेश्चन रूल के जरिए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब क्या होगा इसका डेरिवेटिव? सर ये आ गया आपका 2e⁴2x, दिस वन रहेगा सेम, माइनस ये रहेगा सेम, डेरिवेटिव इसका 2e⁴2x अपॉन में e⁴2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलो कॉमन ले लिया इसमें से, अब ध्यान से देखें, 2e⁴2x कॉमन आ रहा है प्यारे बच्चों, इधर भी है बेटा, ये क्वांटिटी इधर भी है, बाकी क्या बचा? e⁴2x प्लस 1, ये टर्म इससे कैंसिल आउट, 4e⁴2x एंड e⁴2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आगे डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती, सारे बच्चों को ये पता है, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। e⁴2x हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर हमेशा ये भी पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो यार मुझे बता दो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव ही तो आएगी सर, फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना। फिर जब इंक्रीजिंग ही रहेगा तो चलो टिक कर दो ऑप्शन है, फिर ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ए सेट ये दे दिया, बी सेट दे दिया, विच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है? विच सबसेट इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या होता है? देखो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी आप सबको पता है फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जब आप ए सेट को बी सेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, उनमें से कुछ पेयर लेके हमारे पास फंक्शन बनता है, ए इंटू बी के कुछ पेयर में से ले सिलेक्ट करके फंक्शन बनेगा। कौन से पेयर ले जाएंगे? जहां फंक्शन की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करेगी। कौन सी थी डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट के हर एलिमेंट की बी सेट में एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। ए सेट के हर एलिमेंट की इमेज हो बी में, और सिंगल इमेज हो, नॉट मोर देन वन इमेज। जब एक आप फंक्शन में ऑर्डर पे लिखते हैं x, y, तो आपको पता है कि x की इमेज होता है y, x की इमेज y होता है। बस एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट, ए सेट के हर एलिमेंट की बी में अगर सिंगल इमेज है, एक से ज्यादा इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन होगा। चेक करो, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, क्या सर सबकी इमेज है? ध्यान से देखना, 1 की भी इमेज है, 2 की भी है और 3 की भी है। सर यस। अब हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज होनी चाहिए। सर इसी पे ही लग रहा है सिंगल इमेज, और तो कुछ नहीं लग रहा। आओ आगे भी चेक कर लो। देखो बेटा, 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 4, ये तो फंक्शन है। तीनों एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए सर, तीनों की है, और एक एक इमेज, एक से ज्यादा नहीं। इधर आ जाओ, 1 की भी इमेज है, 2 की भी और 3 की, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, 2 की इमेज 5, या 2 की इमेज 4 भी दे दिया, 2 की इमेज 5 भी दे दिया, 2 की इमेज 4 और 5, मतलब एलिमेंट 2 की एक से ज्यादा इमेज दे देगी। इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और यही पूछा था, विच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉट ए फंक्शन। तो सर करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, फंक्शन ये था, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। और हमसे यही पूछा कि कौन सा फंक्शन नहीं है,
तो C इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम A टू B। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? C। आ जाओ आगे 16 क्वेश्चन। cos इनवर्स x बाय 13 प्लस सीकेंड इनवर्स 13 बाय 5 इज इक्वल टू दे दिया सर पाई बाय 2, देन द वैल्यू ऑफ x। यार सीकेंड इनवर्स x आप सबको पता है, इसको अगर हम cos में बदलेंगे तो cos में आ जाएगा ये 5 बाय 13, राइट। आपको पता है सीकेंड इनवर्स अल्फा क्या होता है? ये cos इनवर्स 1 बाय अल्फा होता है, राइट। अब ये भी cos इनवर्स है, ये भी cos इनवर्स। हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की थी, साइन इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स अल्फा पाई बाय 2 होता है। तो बच्चों ये cos इनवर्स को साइन इनवर्स में बदल लें तो शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए चेक करना। अब इसको साइन में कैसे बदलें? यू कैन मेक ए ट्रायंगल। चलो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया बच्चों। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल हमने मान लिया थीटा है। इसको अगर मैं थीटा मान लूं, cos इनवर्स 5 बाय 13 को थीटा मान लें हम, तो 5 बाय 13 क्या होगा सर? cos थीटा होगा। तो प्यारे बच्चों ये आ गया आपका 5 और ये आ गया आपके पास 13। तो ट्रायंगल मेथड से ये आपके ये वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से बन जाएगी 12, राइट। अब ये अगर साइड आपके पास बन गई 12 तो बताओ हमें इसको साइन में बदलना है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी यहां से? सर साइन थीटा आ गया आपके पास 12 बाय 13। अकॉर्डिंगली थीटा क्या होगा सर? साइन इनवर्स सर 12 बाय 13 होगा। मेरा मैसेज ये है कि यही टर्म हमारे पास बदल के, इसको आपने थीटा माना था, यही चेंज होके क्या बन गई? साइन इनवर्स 12 बाय 13। तो cos इनवर्स x बाय 13 ये बन गया आपका साइन इनवर्स 12 बाय 13 इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसको आपने साइन इनवर्स में बदल दिया। अब साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x आपको पता पाई बाय 2 होता है, राइट साइड पाई बाय 2 है। तो एक काम करते हैं, पाई बाय 2 को मैंने लिख दिया बेटा साइन इनवर्स 12 बाय 13 प्लस cos इनवर्स 12 बाय 13 लिख सकते हैं ऐसे हम इसको। ये वाली टर्म हो गई, इससे कैंसिल आउट। तो x बाय 13 आ गया आपके पास किसके इक्वल? 12 बाय 13। उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी आ गई सर? 12 आ गई। तो x आ गया 12। ऑप्शन सी इज करेक्ट। राइट, अगला क्वेश्चन। आज बच्चों देखो अगला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 नहीं है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 1 भी नहीं है। आपने चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बाय बी, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और ये आपने सबने स्टडी किया, इसका मतलब कि बी होना चाहिए एंड ए नहीं। बी तो हो एंड ए नहीं। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। फॉर्मूला होता है इसका, पता है आपको, चेक कर लेना बेटा वेन डायग्राम बना के। ये 11 से ही बच्चों को किया जाता है डिस्कस। ये इंडिपेंडेंट इवेंट में एक थ्योरम आती है, उसमें भी हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था, उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। अब डिवाइड कर दें बी से तो ये आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
बेटा ये क्या बन गया, अब यह 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, राइट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया ए। नेक्स्ट, which of the following statement is false? The maximum or minimum solution of the objective function occurs at the vertex of its feasible region. आमतौर पे तो ऐसा ही होता है, बट हर बार ऐसा नहीं होता कि मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू उसी पे ही एग्जिस्ट करे। हम डॉटेड लाइन भी बनाते हैं, वहां भी चेक करते हैं। जब ओपन एरिया होता है फिजिबल रीजन, तो ऐसे केस में जरूरी थोड़ी है कि जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है उससे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो समटाइम्स इट इज करेक्ट, समटाइम इट इज रॉन्ग। तो हर जगह करेक्ट है ऐसा तो नहीं है ये। द फिजिबल रीजन ऑलवेज अकर्स ए कॉन्केव रीजन। आगे, इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स प्रोड्यूस द सेम maximum or minimum value of the objective function, then every point on the line segment joining these 2 points will also give the same maximum minimum value. Yes, it is correct. अगर 2 पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम आ रहा है तो उन 2 पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसके हर एक पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होता है, और अगर मिनिमम आ रहा है तो उस पर हर जगह मिनिमम होता है। ये कंडीशन हर जगह करेक्ट है। तो यहाँ बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है सर? वो है सी ऑप्शन इज करेक्ट एवरीवेयर, कभी रॉन्ग नहीं होती है, ध्यान रखना। 19 यार इसको बड़े अच्छे से समझ लेना, इसमें बच्चे करते हैं मिस्टेक, कारण उनको अभी एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। 12th क्लास का जो रिलेशन फंक्शन का चैप्टर है उसमें अब 2 ही टॉपिक आप पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हमारे पास फंक्शंस के रिलेशन की कौन सी वैरायटीज हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पढ़ा है आपने। फिर अगला जो टॉपिक स्टडी किया वो था हमारे पास बाइजेक्टिविटी, इतना ही है सीबीएसई में। उसके बाद आता था एक टॉपिक इनवर्स का, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बिगिनिंग वहीं से है। तो थोड़ा सा उसकी जानकारी मैं पहले आपको दे दूं कि इनवर्स एक फंक्शन का क्या होता है, एक फंक्शन का इनवर्स क्या होता है और उसका डायग्राम कैसा बनता है, एरो डायग्राम। बच्चों अगर एक फंक्शन f, इफ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज बाइजेक्टिव, अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो देन ओनली इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट। और जो f का इनवर्स होगा उसे ऐसे लिखा जाएगा फिर f इनवर्स, ये जो a और b हैं इनके प्लेसेस बदल जाते हैं। अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव हो मतलब कि इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो, जब वो बाइजेक्टिव होगा तभी उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। लाइक अगर आपके पास एक डायग्राम में ले लेता हूं, एरो डायग्राम, मान लो आपके पास जो है, मैंने एक एरो डायग्राम लिया, सपोज ये आपके पास सेट A है और ये सेट B है, ये x1 आ गया, ये x2 आ गया, ये x3, ये y1, ये y2 और ये y3। मान लो इसकी इमेज है ये, इसकी इमेज है ये और इसकी इमेज है ये। इस फंक्शन को आपने f से डिनोट किया। अब अगर इसी फंक्शन में जो ये x की वैल्यूज हैं यानी प्री इमेजेस, ये इमेजेस बन जाए, और इमेजेस अगर प्री इमेजेस बन जाए तो उससे कहते हैं इनवर्स ऑफ f। ऐसे केस में एरो डायग्राम, ऐसे केस में आपका एरो डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब b यहां पर आ जाएगा, a यहां पर आ जाएगा, ये y1, ये y2 और ये y3, ये x1, ये x2 और ये x3। इसकी इमेज ये बन जाएगा, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, मतलब जो प्री इमेज है वो इमेज बन जाएगा, जो इमेज है वो प्री इमेज बन जाएगा। अगर सिचुएशन ऐसी हो कि ये फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तब उसका इनवर्स ऐसे यहां पे लिखा जाता है f इनवर्स। अगर ये आपके पास, ध्यान से देखिए, ये आपके पास f है तो इसे कहा जाएगा f इनवर्स। अब उसके लिए बाइजेक्टिव होना क्यों जरूरी है? वाई नॉट इंजेक्टिव? देखो इंजेक्टिव अगर होगा प्लस में सरजेक्टिव होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक ऐसा एरो डायग्राम ले लूं जो आपके पास 1 1 नहीं है। ध्यान से देखना, 1 1 नहीं है मतलब मैनी 1 है। तो मैंने मैनी 1 के अकॉर्डिंग यहां पे लिया सपोज x1 x2 और x3, ये आ गया y1 और ये y2, इसकी इमेज y1, इसकी इमेज भी y1, इसकी इमेज y2। मान लो ये f है। अब ये है मैनी 1 फंक्शन दिख रहा है हमें। अगर मैं इसका इनवर्स बनाता हूं तो बेटा हमारे पास इनवर्स रिवर्स होके बन जाएगा, ये इनवर्स रिवर्स होके ये बन जाएगा। यहाँ y1 आएगा, यहाँ y2, यहाँ x1, ये x2 और ये x3, इसकी इमेज y1 भी और y2 भी रिवर्स कर दे दो। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती थी? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव सिंगल इमेज इन द कोडोमेन। क्या इसके हर एक एलिमेंट की यहां पर सिंगल इमेज है? नहीं सर, यहां तो 2 इमेजेस हो गई, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाएगा। तो इनवर्स तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर एक फंक्शन 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 हो, तो उसका इनवर्स तो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनवर्स करते ही वो फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। सेम ऐसा सर्जेक्टिव में है। इसीलिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा सिर्फ और सिर्फ तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब पढ़ो पर क्या कह रहा है। असर्शन में कह रहा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। लाइक अगर मैं साइन फंक्शन लेता हूं, साइन फंक्शन लें तो साइन फंक्शन जो आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। बेटा इसकी साइन एक्स की अगर हम डोमेन देखते हैं तो डोमेन साइन एक्स की क्या होती है? कौन सी एक्स की वैल्यू यहां रख सकते हैं? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स सब अलाउड है यहाँ पे। तो डोमेन यहां पर होता है हमारे पास आर, और अगर इसकी रेंज देखें तो रेंज हमारे पास होता है साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन लाई करती है। राइट, ये तो है साइन फंक्शन। लेकिन ये सर बाइजेक्टिव नहीं है। मैं एक्स की वैल्यूज अलग अलग यहां पे रखता जाऊंगा तो वाई की वैल्यूज अलग अलग आएंगी, ऐसा नहीं है। वाई की तो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी। मान लो मैंने इसमें एक्स रखा 0, तो वाई की वैल्यू आएगी साइन 0 जो 0 होगी। फिर मैंने एक एक्स की कोई और वैल्यू रखी, फिर भी वाई 0 आ सकता है। तो एक्स की 2 वैल्यूज अलग अलग रखने पे वाई की वैल्यू सेम आ सकती है। चलो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मैंने एक एक्स यहां पे एक्स का एग्जांपल लिया, मैंने एक्स यहां पे वैल्यू रिप्लेस की 1/π/6, तो y आ गया sin π/6 sin 30 डिग्री, इसका मतलब 1/2। फिर मैंने x रखा 5π/6 150 डिग्री, 150 डिग्री पे भी कैलकुलेट किया तो ये आ गया बेटा हमारे पास जो sin 5π/6 ये भी बेटा 1/2 आएगा। x की 2 वैल्यूज अलग अलग रिप्लेस करने पे y की वैल्यू सेम आ रही है। तो ये फंक्शन तो 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, ये तो मैनी 1 हो गया। और मैनी 1 फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। इनवर्स किसका पॉसिबल होगा? जो बाइजेक्टिव होगा। तो ये साइन हो, कॉस हो, टेन हो, वो अपनी डोमेन पे उनके इनवर्स पॉसिबल नहीं होते, उसकी डोमेन में बदलनी पड़ती है। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में उनकी डोमेन और रेंज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो बात एक ध्यान रखना कि अगर एक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तो इसका इनवर्स पॉसिबल होता है। और जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, सब सारे ही फंक्शन जो हमारे पास हैं अपनी डोमेन पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। असर्शन इज फॉल्स, ध्यान रखना, दिस इज फॉल्स। एंड द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम x, या tan इनवर्स x को अगर मैं लूंगा तो tan इनवर्स x में बताओ डोमेन क्या होता है? सर डोमेन होता है इसमें x, -∞ से लेकर ∞ तक सब पॉसिबल होता है। लेकिन वो कह रहा है द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स एग्जिस्ट फॉर सम वैल्यूज ऑफ x। क्या कुछ वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है? नहीं, फॉर एवरी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। अगर यह सम वर्ड की जगह फॉर एवरी रियल नंबर होता तो ये करेक्ट होता। तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ध्यान रखना, दोनों ही फॉल्स दे दिए गए आपको। ओके, ध्यान रखना। अगला केस, असर्शन द लाइंस दिस एंड दिस, 3D का क्वेश्चन दे दिया, दिस लाइन और दिस लाइन आर परपेंडिकुलर व्हेन b1 डॉट b2 0।
या दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब फर्स्ट लाइन का पैरेलल वेक्टर देखें तो वो होगा आपके पास b1 वेक्टर, सेकेंड लाइन पे देखें तो ये होगा b2 वेक्टर, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट जीरो होना चाहिए। b1 डॉट b2 इज इक्वल टू जीरो। सर वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन b1 डॉट b2 जीरो, बिल्कुल ठीक है, असर्शन इज ट्रू, ये तो ट्रू है। आगे आ जाओ, द एंगल थीटा बिटवीन दीज टू लाइन्स इज गिवन बाय दिस। दो लाइन्स के बीच में एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्मूला आपका यही होता है? सर फॉर्मूला यही होता है? नहीं, गलती कर गया, यहाँ पे एक मॉड भी लगता है, मॉड भी लगता है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला करेक्ट नहीं लिखा हुआ था, इनकम्प्लीट था, वहां पे मॉड आना जरूरी था। तो असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में हमने सेक्शन ए पूरा डिस्कस कर लिया 11 सैंपल पेपर का। मैं इससे आगे क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा, इससे अगली रिकॉर्डिंग में मिलेंगे ये। तो 11 सैंपल पेपर के जो जितने पहले 20 क्वेश्चन है उनमें जो डाउट्स हैं आप इसको नोटिस कर लें इस लेक्चर को। थैंक यू।